इमरान और उस्ताद उन दोनों के अकब में बाहर निकले थे। कैप्टन फयाज का दूर दूर तक पता नहीं था। नवाब शमसू और बावली को इन्होंने इमारत के दूसरे हिस्से में दाखिल होते देखा। जिस दरवाजे से दाखिल हुए थे, इसके सामने एक अजीबुल खलकत आदमी दिखाई दिया, जिसके सर पर चीते की खाल की टोपी थी और जेरे जामा भी चीते की खाल ही का था, जिससे एक दुम लटक रही थी। बकिया जिस्म और यहाँ था, दाढ़ी और मूछें इतनी घनी थी कि नाक के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था। क्या ख्याल है उस्ताद इस जानवर के बारे में? इमरान ने पूछा। इमरान साहब, मुझ पर रहम कीजिए। अरे बाप रे, कितनी खूनी आंखें हैं, इस तरह क्यों घूर रहा है हम लोगों को? हो सकता है, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, पागलों के दरबान ऐसे ही होते हों। तो अब आप इधर क्यों जा रहे हैं? उस्ताद चलते चलते रुक गए। महापागल और बावली से मुलाकात करने के लिए। वो अंदर नहीं जाने देगा, उस्ताद हांफते हुए बोले। देखिए देखिए, हरामी शेर की तरह गुर्राने लगा है। शेर हरामी नहीं होते, चलो आगे बढ़ो। इमरान उस्ताद का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ बोला। उधर वो खौफनाक दरबान डपट कर बोला, कौन हो और क्या चाहते हो? हम नवाब साहब से मिलना चाहते हैं। यहाँ कोई नवाब नहीं रहता, दरबान गुर्राया। महापागल की कयामगाह है, भाग जाओ। हमें महापागल ही से मिलना है, इमरान ने कहा, जो उसके करीब पहुंच चुका था। तख्ती लाओ, वो वहशियाना अंदाज में हाथ झटक कर बोला। इमरान ने खान साहब महबूब आलम का विजिटिंग कार्ड निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मुमकिन हो तो हम इसी वक्त मिलना चाहेंगे। ये क्या है? वहशी दरबान गुर्राया। मुलाकात का जरिया, इस पर इनका नाम लिखा हुआ है, इमरान ने उस्ताद की तरफ इशारा करके कहा। इस पर नाम है? दरबान ने हकारत से कहा। इस छितड़े पर ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ विजिटिंग प्लेट कबूल की जाती है। विजिटिंग प्लेट? इमरान ने मुत्तफ़िकाराना अंदाज में सर खुजाते हुए दोहराया। वहशी दरबान दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो चुका था, लेकिन इसकी वापसी में देर न लगी। लकड़ी की कई नेम प्लेटें इसने हाथ में उठा रखी थीं। ये रहीं, उसने इन्हें फर्श पर डालते हुए कहा। हाय हाय, इमरान उसे घूर कर बोला, ये तो नामों की तख्तियां हैं जो दीवार पर लगाई जाती हैं। यहाँ यही चलती हैं, दरबान बेतहाशा हंसकर बोला। लोग गले में लटका कर आते हैं। तब तो बहुत मुश्किल है खान साहब, इमरान ने उस्ताद की तरफ देखकर मायूसाना लहजे में कहा और ठंडी सांस ली। तो चलिए वापस चलते हैं, उस्ताद के दांत निकल पड़े। ये नामुमकिन है खान साहब, मिले बगैर मेरा मैदा चौपट कर देगी। छोड़िए भी इमरान साहब, किस चक्कर में पड़े हैं? उस्ताद फिर खौफजदा नजर आने लगा। इमरान सुनी अनसुनी करके दरबान से बोला, अगर इस वक्त महापागल से मुलाकात ना हुई तो दरियाए मिसिसिपी में तुगयानी भी आ सकती है। मिसिसिपी? हाँ हाँ, हो सकता है तुमने ये नाम पहले कभी ना सुना हो। ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? दरबान गुर्राया और जेरे जामे से लटकने वाली दुम हाथ में लेकर जोर जोर से हिलाने लगा। दुम हिलाने से काम नहीं चलेगा, इमरान मुस्कुरा कर बोला। जाओ महापागल से कह दो कि आदमी पागल होने आए हैं। तो ऐसी बात करो ना, दरबान ने कहकहा लगा कर कहा, फिर चुटकी बजा कर बोला, ठहरो मैं अभी आया। वो झपाक से अंदर चला गया था। उस्ताद पुरतशवीश नजरों से बरामदे की छत को तके जा रहे थे। इमरान ने उनकी तरफ देखकर ठंडी सांस ली, लेकिन कुछ बोला नहीं। दरबान ने थोड़ी देर बाद वापस आकर कहा, चलो साथियों। वो इन्हें एक बड़े कमरे में लाया। यहाँ की हालत अजीब थी। दीवारों पर तस्वीरें उल्टी लटकी हुई थीं। गुलदान फर्श पर लुढ़क रहे थे। सोफे पर फलों के छिलके और दूसरी अलम गलम चीजें ढेर थीं। दरबान इन्हें कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। ये क्या मामला है जनाब आला? उस्ताद ने इमरान की तरफ देखकर पुरतशवीश लहजे में पूछा। उस्ताद, इमरान आहिस्ता से बोला, अब मैंने स्कीम बदल दी है। जब मैं कहूँ जब्बा व दस्तार वाली गजल शुरू कर देना, लेकिन तुम्हारा अरबा या फारसा जुबान से छटने पाए। अगर ये बात है तो फिर देखिएगा। उस्ताद खिल उठे। यही बात है तो तुम कहना मैं मुल्क का सबसे बड़ा शायर हूँ और इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि पागल हो जाऊं। वो गजल एक बार फिर दिल ही दिल में दोहरा जाओ। उस्ताद नाक मुंह पर जोर देते हुए छत की तरफ मुतवज्जा हो गए। इतने में किसी जानिब से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बहुत वजनी चीज जमीन पर गिरी हो। उस्ताद उछल पड़े। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने ही वाली थीं कि इमरान शाना तपक कर बोला, मैं सिर्फ औरतों से डरता हूँ उस्ताद, इसके अलावा और किसी किस्म की फिक्र ना करो। ठीक इसी वक्त बाएं जानिब का दरवाजा खुला और नवाब शमसू अपने सेक्रेटरी समेत कमरे में दाखिल हुए। इन्हें देखते ही इमरान बड़ी फुर्ती से सर के बल खड़ा हो गया और उस्ताद बुखलाहट में इसके गिर चक्कर लगाने लगा। सेक्रेटरी हंस पड़ी।
और नवाब शमसू फर्श पर लेटकर इमरान की आंखों में देखने की कोशिश करने लगे। मैं एक बहुत बड़ा शायर लाया हूँ, इमरान आहिस्ता से बोला, लेकिन इसका हुलिया मुझे पसंद नहीं आया। नवाब शमसू ने सरगोशी की। हुलिया ठीक कर लेंगे। इमरान ने बाईं आंख दबाई। अच्छा, अब सीधे खड़े हो जाओ। अचानक नवाब शमसू धाड़े। इस सिलसिले में इमरान ने जिस फुर्ती का मुजाहरा किया था, हर एक के बस का रोक नहीं था। नवाब शमसू और उनकी सेक्रेटरी ने हैरत से पलकें चिपकाईं। इमरान ने उस्ताद की गर्दन दबोची और इन्हें नवाब शमसू के आगे झुकाता हुआ बोला, महापागल की खिदमत में। कबूल किया। सीधे खड़े हो जाओ उस्ताद और गजल पेश करो। गजल? जी, बहुत अच्छा। उस्ताद हिकलाए और लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू कर दी। फिर संभले और जिगर मरहूम के से तरन्नुम में गजल शुरू कर दी। एक दिन जलाल जबा और दस्तार देखना, अरबाब मकरो फन को सरदार देखना। सुनते रहे किसी भी दरीदे दहन की बात, हम भी खुले तो जोशश गुफ्तार देखना। कुरान में ढूंढते हैं मसावात अहमरी, यारो नया ये फितना अगयार देखना। विरदे जुबां है खैर से आयत पाक भी, है हरमन बखौका पंदार देखना। कल तक जो बुतकदे की उड़ाता था धज्जियां, इसके गले में हल्का जुन्नार देखना। लाई गई है लाल परी सब्जाजार में, होते हैं कितने लोग गुनाहगार देखना। फुर्सत मिले जो लाल हवेली के दर्स से, एक बोरिया नशी के भी अफकार देखना। उस्ताद ने गजल तमाम की और सन्नाटा छा गया। नवाब शमसू दम बखुद थे और इनकी सेक्रेटरी कभी इमरान की तरफ देखती और कभी उस्ताद की तरफ। दफतन नवाब शमसू ने इमरान का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ कमरे के दूसरे सिरे तक लेता चला गया। चंद लम्हे इसकी आंखों में घूरता रहा, फिर पूछ बैठा, ये आदमी कौन है? फखरुल मुल्क उस्ताद निराले आलम। इसने मुझे ये गजल क्यों सुनाई है? मैं खुद हैरत में हूँ, वरना ये बिल्कुल ऊट पटांग आदमी है। मुझसे अड़ने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बाप से भी वाकिफ हूँ। तब तो आदाब बजा लाता हूँ चचा जान। इमरान ने झुककर फर्शी सलाम करते हुए कहा, तुम पुलिस इन्फॉर्मर की हैसियत से भी अक्सर काम करते रहते हो। खुदा की पनाह, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, लेकिन ये कौन है? इसने मुझे इस किस्म की गजल क्यों सुनाई है? दरअसल किस्सा दूसरा है। इमरान मिसमिसी सूरत बनाकर बोला, जल्दी बताओ क्या किस्सा है? इसने 2 साल पहले इसी किस्म की एक अंजुमन रजिस्टर कराई थी। गालिबन इसका नाम भी पागलों की अंजुमन ही था। तो फिर? गालिबन कहने आया है कि आप इस नाम को इस्तेमाल करने का हक नहीं रखते। मैं उसे देख लूंगा। अरे खत्म भी कीजिए, कुछ देकर रुखसत कर दीजिए। आप मुफलिस तो नहीं हैं? तो मिस्टर रहमान के साहिबजादे ब्लैकमेलर भी हैं। देखिए जनाब नवाब साहब, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। कबल इसके कि किसी वकील के पास जाता, मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ, नवाब शमसू ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और फिर अपनी सेक्रेटरी को आवाज दी, बावली। यस महापागल। काट। नवाब शमसू उस्ताद की तरफ इशारा करके धाड़े और वो लड़की अचानक उस्ताद पर झपट पड़ी। अरे किबला, किबली, ही। अरे बाप रे। दाढ़ी गिरफ्त में थी और वो बड़ी बेदर्दी से झटके दे रही थी। फिर उसने उस्ताद की लड़खड़ाहट से फायदा उठाते हुए टांग भी मारी और उस्ताद धर्म से फर्श पर गिरे। अब वो इन पर सवार दोनों हाथों से मुरम्मत कर रही थी। उस्ताद चीखे जा रहे थे, कभी इमरान को पुकारते और कभी इन पीरों को जिनके मज़ारात पर हाजिरी दिया करते थे। नवाब साहब मर जाएगा, इमरान ने बुखलाए हुए अंदाज में महापागल से कहा। ऐसी दाढ़ियां रखने वालों को मर ही जाना चाहिए। दाढ़ी तो आप भी रखते हैं, लेकिन इसकी आड़ में शिकार नहीं खेला जाता, नवाब शमसू ने फखरिया लहजे में कहा। वो बेचारा शिकारी नहीं है, इमरान ने कहा और मगमूम नजरों से उस्ताद की तरफ देखने लगा, जो अब बिल्कुल खामोश औंधे पड़े थे। जमादार की शेरवानी तार तार हो चुकी थी। लड़की अब भी इन्हें दोनों हाथों से पीटे जा रही थी। नवाब साहब, वो गालिबन बेहोश हो गया है, इमरान बोला। बावली, यस बॉस। उसे छोड़, इसको काट। नवाब शमसू ने पीछे हटते हुए इमरान की तरफ इशारा किया। बावली की वो छलांग बिल्कुल मशीनी अंदाज की मालूम हुई थी, लेकिन टकराव इमरान की बजाय नवाब शमसू से हुआ। इमरान बिजली की सराहत से दोनों के दरमियान से निकल गया था। वो नवाब शमसू से टकराई और नवाब शमसू दीवार से जा टकराए। साथ ही इन्होंने चीखना शुरू कर दिया, चीते, अभी ओ चीते, दौड़ियो, झपटियो। दूसरे ही लम्हे में इमरान ने वहशी दरबान को अंदर दाखिल होते देखा। देख, जाने ना पाए, नवाब शमसू फर्श से उठते हुए कराहे और बावली भी चीखी, हाँ, जाने ना पाए। उस्ताद इस वक्त एक सोफे के नीचे घुसने की कोशिश कर रहे थे।
انہیں ہوش آ گیا تھا۔ عمران جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ وحشی دربان کسی چیتے کی طرح غراتا ہوا آہستہ آہستہ عمران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چچا جان دیکھیے، اس کی نہیں ہوتی۔ عمران اس پر نظر جمائے ہوئے نواب شمسو سے بولا۔ چیتے دیکھ جانے نہ پائے، پکڑ کر باندھ لے۔ نواب شمسو دھاڑے۔ دفتن وحشی نے عمران پر چھلانگ لگائی، لیکن قبل اس کے کہ اس کے پیر دوبارہ زمین پر لگتے، عمران کی ٹکر نے اسے دوسری طرف اچھال دیا۔ مائی گاڈ! باولی کی متحرانہ آواز کمرے میں گونجی۔ دوسری بار وحشی مجنونانہ انداز میں عمران پر پل پڑا۔ استاد صوفے کے نیچے دبکے ہوئے روحان سی آواز میں آیت الکرسی پڑھے جا رہے تھے۔ عمران اور وحشی گت کر رہ گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دو دیوانے مینڈے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے ہوں۔ وحشی زیادہ تر عمران کے سر پر ٹکرے مار رہا تھا۔ نواب شمسو نے کہا لگایا اور بولے، اس کے سر کے 1000 ٹکڑے کر دے۔ ونڈرفل! باولی چیخی۔ اس نے عمران کی ایک ٹکر کی داد دی تھی جس نے وحشی کو فرش پر اکڑوں بٹھا دیا تھا۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا اور بار بار اس طرح آنکھیں پھاڑنے لگتا جیسے کچھ سجائی نہ دیتا ہو۔ چیتے بزدل اٹھ! نواب شمسو دھاڑے، لیکن چیتے کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ عمران جھک جھک کر نواب شمسو کو سلام کیے جا رہا تھا۔ نواب شمسو غصے سے سچ مچ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ دفتن جھپٹ کر آگے بڑھے اور چیتے کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ لات کھا کر چیتا فرش پر لمبا لمبا لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور منہ کھل گیا تھا۔ سفید چمکدار دانت بڑے ڈراونے لگ رہے تھے۔ ویل ڈن، ویل ڈن! باولی عمران کے قریب پہنچ کر اس کی پیٹھ ٹھونکنے لگی۔ شکریہ، شکریہ، آداب عرض، آداب عرض۔ فرشی سلام باولی کو بھی کیے گئے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ باولی نے اس کا بازو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ آغوش مادر سے سیدھا یہاں چلا آیا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے گفتگو کرنا پسند کریں گی؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اچھا تو پہلے اس آدمی کو باہر نکالیے۔ عمران نے استاد کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی صوفے کے نیچے اوندے پڑے کوئی وظیفہ کیے جا رہے تھے۔ باولی دبے پاؤں آگے بڑھی اور استاد کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹنے لگی۔ صوفے کے نیچے سے کھینچ نکالا اور گھسیٹتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ ارے باپ رے! اے عمران صاحب، یہ نامحرم عورت مجھے ہاتھ لگا رہی ہے۔ لعنت ہے ایسے کاروبار پر۔ اے بس! استاد چیختے پیٹتے رہے، لیکن عمران ان کی طرف دھیان دیے بغیر نواب شمسو کی طرف بڑھ گیا۔ میرے لائق کوئی اور خدمت چچا جان؟ اس نے بڑے ادب سے پوچھا۔ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میرا قصور؟ بکواس بند کرو۔ ادھر جیسے ہی استاد کی ٹانگیں باولی کی گرفت سے آزاد ہوئیں، وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگے اور باولی نے جھپٹ کر عمران کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، چلو میرے ساتھ۔ چلو۔ نواب شمسو اب پھر بے ہوش دربان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے پھر ان دونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ باولی عمران کو دوسرے کمرے میں لائی اور اسے گھورتی ہوئی بولی، اب بتاؤ اس غزل کا کیا مطلب تھا؟ المغنی فی بطن الشاعر، اور شاعر بھاگ گیا۔ فضول باتیں نہ کرو۔ تم اگر پولیس انفارمر ہو تو ہمارے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکو گے۔ تالاب میں آگ کیوں کر لگتی تھی؟ وہ پانی کا پاگل پن تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ کیا میں پاگل بن سکتا ہوں؟ دنیا کا ہر فرد پاگل بن سکتا ہے۔ سوچنا چھوڑ دو، پاگل کہلاؤ گے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ عمران نے پرتفکر انداز میں سر کو جنبش دی۔ ہماری ٹولی میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آؤ اور شامل ہو جاؤ۔ کسی کو بھی اس کی فکر نہ ہوگی کہ تم کون ہو۔ پھر نواب صاحب اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ انہیں اس پر چڑ ہے کہ ان کی نیت پر شبہ کیا جائے۔ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ کئی بار اس طرف آ چکا ہے، لیکن عمارت کے اندر قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکا۔ میں نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ میرے ساتھ عمارت میں داخل ہو جائے، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ بھائی میں تو پاگل ہونے آیا تھا۔ کیپٹن فیاض کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کچھ بھی ہو، باولی ٹھنڈی سانس لے کر بولی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ دفتن عمران کے چہرے پر حماقت آمیز عجز و انکسار کے تاثرات پھیل گئے۔ تم بہت بھولے اور معصوم بھی لگتے ہو۔ مجھے خوف معلوم ہو رہا ہے۔ یہاں سے چلو، کہیں میں سچ مچ پاگل نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ جب کوئی لڑکی اتنی محبت سے پیش آتی ہے تو میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ ہیلو۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، کیا کوئی چوٹ ہے دل پر؟ دو موٹے موٹے قطرے عمران کی آنکھوں سے ڈلک گئے۔ ارے ایڈیٹ، تم پاگل بننے آئے ہو؟ کہے لگاؤ۔ آنسو تو اس دنیا کی چیزیں ہیں جہاں انسانیت اور احمدلی کا پرچار کیا جاتا ہے۔ عمران نے رومال سے آنسو خشک کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا،
تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تم ایماندار لوگوں کی دنیا کی بات کر رہی ہوں، جہاں دن رات انسانیت اور رحم دلی کا پرچار ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، لیکن کیا اچھا؟ بات تو اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بات سمجھنا چاہتے ہو تو سنو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں پاگل نہیں تھی۔ نواب شمسو کے بڑے بیٹے نے مجھے چاہا اور اپنے باپ کی مرضی کے خلاف مجھ سے شادی کی، پھر ایک غلط فہمی کی بنا پر مجھے طلاق دے دی۔ میں لاکھ باور کرانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ حالات کو غلط سمجھا ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میں مذہب سے بھی بے گناہی کے سلسلے میں دلائل لائی، نظیریں پیش کیں، لیکن سب بے سود۔ اس شادی کی بنا پر مجھے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ نواب شمسو ہی کی طرح وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھے۔ طلاق کے بعد انہیں منہ دکھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ نواب شمسو بھی ان حالات سے لاعلم نہیں تھے۔ طلاق کے بعد انہوں نے مجھے محل میں طلب کیا۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ کس پائے کے آدمی ہیں۔ مجھ سے ان کی نفرت رحم دلی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ملازمت کا آفر دیا اور میں ان کی سیکرٹری کی حیثیت سے محل ہی میں رہنے لگی۔ وہ سال ہر سال سے محل میں تنہا رہتے آئے تھے۔ خاندان والوں سے ان کی بھی نہیں بنتی۔ وہ سب شہر کے دوسرے حصے میں رہتے ہیں۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ عمران کے چہرے پر بکھری ہوئی حماقت کچھ اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ بظاہر وہ باولی کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، لیکن اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ دفتن وہ بولی، یقین نہیں آتا۔ کس بات پر؟ عمران چونک پڑا۔ یہی کہ تم پولیس انفارمر بھی ہو سکتے ہو۔ لوگوں نے خواہ مخواہ بدنام کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے ڈیڈی محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اس لیے پولیس آفیسر سے میری یاد اللہ ہو گئی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جسے لوگوں نے افسانہ کر دیا ہے۔ مگر تم بہت طاقتور ہو۔ چیتا خود کو روئن تن کہتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی کسی سے شکست کھائی ہو۔ نواب صاحب بھی حیرت سے کنگ ہو کر رہ گئے ہیں۔ دفتن پشت سے نواب شمسو کی گرجدار آواز سنائی دی، عمران، اسے ہوش میں لاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دونوں چونک پڑے تھے۔ کسی ڈاکٹر کو بلائیے چچا جان، میں اس سلسلے میں کیا کر سکوں گا؟ ویسے اسے کہہ دیجئے کہ اگر ٹکرے ہی مارنے کا شوق ہے تو چیتے کی کھال کی ٹوپی کے نیچے آہنی خول بھی مہیا کرے۔ بہت زیادہ غرور اچھا نہیں ہوتا۔ عمران نے لاپرواہی ظاہر کرنے کے لیے شانوں کو جنبش دی اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر ہی کو طلب کر لو مہا پاگل، باولی نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ مر ہی جائے۔ حرام خوروں کا وجود برداشت کرنا اب میرے بس سے باہر ہے۔ چچا جان، وہ 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا، عمران نے شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بس اب تم چلے ہی جاؤ یہاں سے۔ مہا پاگل یہ بھی پاگل بننا چاہتا ہے، باولی بول پڑی۔ یہاں مکاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے خلوص کی توہین کر رہے ہیں۔ بکواس بند کرو اور چلے جاؤ۔ بہت بہتر، عمران جنجلاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا۔ بڑے پاگل بنے پھرتے ہیں۔ 420۔ پھر وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ باولی نے دوڑ کر اس کی کمر تھام لی اور نواب شمسو سے بولی، مہا پاگل، اگر یہ اس طرح واپس چلا گیا تو پھر ہم میں اور صحیح الدماغ لوگوں میں فرق ہی کیا رہے گا؟ میں اسے پاگل بنانے جا رہی ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم بھی دفع ہو جاؤ، نواب شمسو نے پیر پٹخ کر کہا۔ باولی عمران کو دوبارہ اسی حال میں لائی۔ اب یہاں بالکل سناٹا تھا۔ سارے پاگل موجود تھے، لیکن اس طرح سر ڈالے پڑے تھے جیسے سب کی روحیں کف سے انصری سے پرواز کر گئی ہوں۔ کیا یہ سو رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، نشے میں ہیں۔ راکٹ؟ راکٹ کیا؟ نشہ آور کیپسول؟ کیا یہ بھی شرط ہے پاگل پن کی؟ نہ میں نشہ آور اشیاء استعمال کرتی ہوں اور نہ مہا پاگل۔ تب تو ٹھیک ہے، میں ویسے ہی غائب غلا رہتا ہوں۔ تم واقعی بہت عجیب ہو۔ چیتے کی سر پر جیسی ظالمانہ ٹکرے ماری تھیں وہ اس بولے بالے چہرے کو زیب نہیں دیتی۔ تم پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہو، میری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ عمران بچوں کے سے انداز میں بولا۔ تب سچ مچ بتاؤ، کیوں آئے تھے؟ مجھے دلچسپی ہے تم لوگوں سے، پولیس انفارمر کی حیثیت سے ہرگز نہیں آیا تھا۔ مہا پاگل کا خیال ہے کہ تم ہمیں کسی غیر ملکی تحریک سے وابستہ سمجھتے ہو۔ ارے توبہ توبہ، لاہور والا، عمران دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹتا ہوا بولا، اور یہ خیال اس غزل کی بنا پر ہے جو انہیں سنائی گئی۔ ارے وہ تو ایسا ہی اوٹ پٹانگ آدمی ہے، ہمیشہ بے موقع شعر سناتا ہے۔ بہرحال میں بھی اسے محض اتفاق سمجھنے پر آمادہ نہیں، بس تو پھر تمہیں یقین دلانا میرے بس سے باہر ہوگا، کیونکہ عورت بھی ہو اور باولی بھی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر تک دونوں ہی خاموش رہے، پھر عمران نے کہا، تم مجھے پاگل بنانے لائی تھی۔ جاؤ، کل آنا، آج تقریب نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہ سب غافل ہو گئے ہیں۔
عمران نے जेब से च्युइंगम का पैकेट निकाल कर पेश किया, जो शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया गया। इसी रात को उस्ताद अपनी दुकान बढ़ा रहे थे कि एक लंबी सी स्याह रंग की कार फुटपाथ पर आ लगी। उस्ताद इसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा भी नहीं हो पाए थे कि कार का दरवाजा खुला और एक शोलारो गैर मुल्की लड़की खट खट चलती हुई इनके सर पर मुसल्लत हो गई। हम सुना तुम नाजुमी हाय, इसने उस्ताद से सवाल किया और उस्ताद हक्का बक्का रह गए कि इनकी शोहरत गैर मुल्कियों तक भी पहुंच गई है। जी हाँ, गरीब परवर। हम गरीब परवर नहीं, मिस शकोदा हैं। जी बहुत अच्छा, हम तुमको अपना हाथ दिखाना मांगता। जरूर जरूर, बिस्मिल्लाह। इधर नहीं, तुम हमारा कोठी चलना मांगता। जरूर जरूर चलिएगा मेम साहब, बस मैं जरा अपना सामान सामने वाली दुकान में रख लूं। रख लो, हम इधर खड़ा है। उस्ताद ने झपट कर सामान दुकान में रखा और लंबे लंबे डाक भरते हुए गाड़ी तक आए और अगली सीट का दरवाजा खोलकर ड्राइवर के बराबर बैठ गए। लेकिन जैसे ही ड्राइवर पर नजर पड़ी, एक बार फिर बुखलाहट में मुब्तला हो गए, क्योंकि वो भी सफेद बालों वाली एक लड़की ही थी। मुड़कर देखा तो पिछली सीट पर भी 3 लड़कियां ही मौजूद थीं। उस्ताद कभी दाढ़ी पर हाथ फेरते और कभी नाखूनों से दांतों में खलाल करने लगते थे। गाड़ी हरकत में आई और उस्ताद रसीली आवाजों की तूफान में हचकोले खाने लगे। कभी कभी खुद भी मुंह बंद करके आवाज से हंसने की कोशिश करते। गालिबन इन लड़कियों पर जताना चाहते थे कि वो अंग्रेजी से नाबलद नहीं हैं, हालांकि अरबा और फारसा की तरह इनकी एक इजाद अंग्रेजा भी थी। जाहिर है, अगर अंग्रेजी इनके लिए हलवा होती तो अंग्रेजा पकाने क्यों बैठते। गाड़ी की रफ्तार इतनी कम थी कि वो लड़कियां जल्दी में भी मालूम नहीं होती थीं। बस ऐसा लगता था जैसे वो यूं ही बेमकसद घरों से निकल आई हों, क्योंकि गाड़ी बस शहर की सड़कों और गलियों में रेंगती फिर रही थी। इतनी कम रफ्तार पर रेंगना ही कहेंगे, चूंकि आज ही एक मखबूतुल हवास लड़की के हाथों उस्ताद का महराज हो चुकी थी, इसलिए वो इस सूरत हाल पर किसी कदर बेइत्मीनानी का शिकार हो गए थे। सोच रहे थे कि इन्हें क्या करना चाहिए। गाड़ी से उतरकर भागने से तो रहे, अब ये भी नहीं कह सकते थे कि वो सचमुच नजूमी नहीं, बस पेट पाल रहे हैं किसी तरह। अचानक एक जगह गाड़ी एक बड़ी इमारत के कंपाउंड में दाखिल होकर सीधी इमारत की तरफ बढ़ती चली गई और फिर वो इमारत में घुस पड़ी। उस्ताद समझे शायद गैराज में उतरना पड़ेगा। इन्होंने मुड़कर देखा और महसूस किया जैसे गाड़ी अंदर दाखिल हो जाने के बाद फाटक खुद ब खुद बंद हो गया हो। इनका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन ख्वामख्वाह मुस्कुराते रहने की कोशिश करते रहे। दफतन ड्राइव करने वाली लड़की ने इन्हें गाड़ी से उतरने का इशारा किया। जी बहुत अच्छा, उस्ताद कपकपाती हुई आवाज में बोले और गाड़ी से उतर गए। ये एक बहुत बड़ा हाल था। चारों लड़कियां भी उतर आईं। इनमें से 2 आगे बढ़ीं और इन्होंने उस्ताद के दोनों हाथ पकड़ लिए। जी मतलब ये कि मैं मुसलमान आदमी हूँ और आप ना महरम, खुदा के लिए इस तरह ना पकड़िए। उस्ताद घिघियाए। यकबैक इनमें से एक बड़ी साफ और शिश्ता उर्दू में बोली, डरो नहीं, हम तो तुम्हारे मुतालिक इस हद तक जानते हैं कि एक बार औरतों ने तुम्हें कालीन में लपेट दिया था। झूठ, बिल्कुल झूठ, इस साले मकरानी ने बताया होगा। हम किसी मकरानी को नहीं जानते। तो फिर यामीन भाई ने बताया होगा। जी नहीं, हम किसी यामीन भाई को भी नहीं जानते। तो फिर आपने अखबार में पढ़ा होगा। अक्सर मजीद लाहौरी ऐसी बातें छाप दिया करते थे। अल्लाह बख्शे, मेरा बड़ा ख्याल करते थे। हम उर्दू के अखबार नहीं देखते। देखा कीजिए, ईमान ताज़ा हो जाता है। एक सफ़े पर दरसे कुरान पढ़िए और दूसरे सफ़े पर सनेमा की नंगी छिपकलियों की तस्वीरें भी देख लीजिए। ले चलो इसको, वही लड़की गुर्राई। कहीं दूर ना ले चलिएगा। उस्ताद की बौखलाहट काबिल दीद थी। वो इन्हें घेरे में लिए हुए हाल से मुत्तसिल एक कमरे में दाखिल हुई, जहां अजीब किस्म का फर्नीचर नजर आया। किसी तरफ नजर ही नहीं ठहरती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वहां मुख्तलिफ किस्म की रोशनियों के अलावा और कुछ भी ना हो। बैठ जाओ, एक लड़की ने उस्ताद को एक कुर्सी में धकेलते हुए कहा। कुर्सी बेदाग फौलाद की मालूम होती थी। उस्ताद डर रहे थे कहीं इसमें बिजली का करंट मौजूद ना हो, इसलिए बैठे तो फौरन ही चीख मारकर खड़े भी हो गए। क्या बात है? उर्दू में गुफ्तगू करने वाली लड़की ने घूर कर पूछा। करंट मार दिया, उस्ताद गिड़गिड़ाए। अहमक, ये देखो, इस लड़की ने कहा और उस्ताद को एक तरफ हटाती हुई खुद कुर्सी पर बैठ गई। फिर बोली, अच्छा, सामने वाली कुर्सी पर बैठकर लड़कियों के हाथ देखो और मुझे बताओ कि इनकी तकदीरें कैसी हैं। उस्ताद ने बेचुओं चारा तामील की, यानी सामने वाली कुर्सी पर जा बैठे। लड़की ने एक को इशारा किया कि वो इन्हें अपना हाथ दिखाए। उस्ताद ने इसका हाथ अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूर से ही नाक भूं पर जोर देते रहे। आपका सितारा जून में ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद बोले, फिलहाल क्या खराबी है?
जी बस एक मोटी सी औरत ने इन पर कुछ कर दिया है। हाय, कुछ कर दिया है? मैं मतलब नहीं समझी। जी इनके खिलाफ कुछ दुआ तावीज हुई है। ये क्या चीज होती है? जी कि आपके यहाँ अंग्रेजी में नहीं होती? मालूम नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। साहब ये इल्म है, इल्म दरिया, इसका कोई और छोर नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ है, इंग्लिस्तान में कुछ और इस सीने में कुछ और है। उस्ताद सीने पर हाथ मार कर बोले, ये बताओ इसकी शादी कब होगी? शादी? जी शादी तो कभी नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत करने की कायल हैं। कमाल है। लड़की उछल पड़ी और आंखें फाड़ फाड़ कर उस्ताद को घूरने लगी। क्यों है ना यही बात? उस्ताद ने कहकहा लगाया। अच्छा अब मेरा हाथ देकर बताओ कि मैं तुम्हें कत्ल कर सकूंगी या नहीं? लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सफाकाना लहजे में कहा। अरे क्यों, ही आप मुझे कत्ल करेंगी, मुझ गरीब को? ठीक इसी वक्त एक मर्द कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर इतनी घनी दाढ़ी और मूछें थी कि दहाना गायब होकर रह गया था। आंखों पर तारीक शीशे की ऐनक थी। इसे देखते ही लड़कियां सहमे हुए अंदाज में पीछे हट गईं। उस्ताद बकलाहट में पहले ही खड़े हो चुके थे। बैठ जाओ, अजनबी गुर्राया। ये देसी ही मालूम होता था। फिर वो लड़कियों की तरफ मुड़ा और इन्हें बाहर जाने का इशारा किया। उस्ताद अब भी खड़े थे और उनकी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। दफतन इन्होंने गिड़गिड़ाना शुरू किया। जनाब आला, ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ लाई थी। खामोश रहो और बैठ जाओ। आज तुम नवाब शमसुद्दीन के यहाँ क्यों गए थे? अजनबी ने खुनख्वार नजरों से घूरते हुए पूछा। हजूर आला, वहां भी मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था। कौन ले गया था? इमरान साहब। क्यों ले गया था? इन्होंने कहा था पगलों की अंजुमन तुमने अपने नाम से रजिस्टर करवाई थी। ये नवाब शमसुद्दीन कौन होते हैं इस नाम को इस्तेमाल करने वाले? मैंने कहा मैं इन बखेड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। इन्होंने कहा अगर तुमने कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी तो नवाब साहब से कम 10,000 रुपए जरूर मिल जाएंगे। इमरान कौन है? शहर के एक रईस ज़ादे हैं। क्या करता है? मैंने तो इन्हें हमेशा ऐश ही करते देखा है। नवाब शमसी को तुमने कोई गजल सुनाई थी? जी हाँ, क्या आपकी खिदमत में भी पेश करूं? जरूर, मैं जरूर सुनूंगा। उस्ताद ने गजल शुरू कर दी। वो बगौर सुनता रहा। गजल के इख्तिताम पर हंस पड़ा और उस्ताद की जान में जान आई। लिहाजा भी ये जरूरी हो गया था कि इनके भी दांत निकल पड़ते। क्या ये गजल तुमने खुद कही है? आली जा, उस्ताद ने सीना तान कर कहा। बकवास है, तुम्हारा तो एक मिसरा भी वजन में नहीं होता। जी मैंने डाकखाने में वजन करा लिया था इस गजल का। बको मत, अजनबी धाड़ा और उस्ताद सहम कर बोले। आलिजा मेरी भी तो सुनिए। जी हाँ, ये गजल मुझे इमरान साहब ने रटाई थी और कहा था कि जब मैं कहूँ तुम ये गजल नवाब साहब को सुना देना। तो जनाब आला जब इन्होंने कहा तो मैंने गजल सुना दी। तुम वहां से चले क्यों आए थे? अब ये पूछकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए जनाब आला। क्या बात है, साफ साफ कहो, अजनबी गुर्राया। एक पागल लड़की ने मुझे नोच कसोट डाला था। इमरान क्यों रुक गया था? शायद वो भी पागल बनना चाहते थे। वहां से आने के बाद कब मिला था तुमसे? जी अब इनका मुंह भी है मुझसे मिलने के लिए। क्या मतलब अरे मेरी इज्जत खाक में मिलवा दी। मैं नादिर शाह दुरानी के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। अब कभी मिलेगा तो बताऊंगा। खैर छोड़ो। हाँ तो तुम नजूमी हो? जनाब आला, मेरा हाथ देखकर बताओ कि अगले 6 माह कैसे गुजरेंगे? इसने हाथ फैलाते हुए कहा। उस्ताद कुछ देर खामोशी से इसका हाथ देखते रहे, फिर बेहद खुशी का इजहार करते हुए बोले। अगले 6 माह आपके अरूज के जमाने में शामिल हैं। आप लंदन जाकर मलका मुआज़्ज़मा से हाथ मिलाएंगे। मुझे मलका मुआज़्ज़मा से कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर वो खुद हाथ मिलाने यहाँ आएंगी। मलका से हाथ मिलाना मुकद्दर हो चुका है, चाहे जैसे भी हो। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। अच्छा ये लो। इसने पर्स से 100 रुपए का एक नोट निकालकर उस्ताद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया जनाब आला। इसने नोट इसके हाथ से झपट लिया। इमरान से इस मुलाकात का जिक्र ना करना। ये लो 50 रुपए और रखो। जिंदगी भर जनाब को दुआ देता रहूंगा। अच्छा बस अब जाओ। इस कमरे से निकलोगे तो हाल में तुम्हें एक गाड़ी तैयार मिलेगी। चुपचाप बैठ जाना। ड्राइवर तुम्हारे अड्डे पर तुम्हें छोड़ देगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।